प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे भूगोल का पाठ्य पृथ्वी और रेखाचार्ट। ये देखिए, ये चित्र आपको दिया गया है, ठीक है। ये चित्र ध्यान से देखिए, इसमें कुछ बच्चे बनाए गए हैं। यहाँ देखिए, ये रिंके, ये है लीमा, इस स्थान पर रहते ग्राहम, यह है सेंट पीटर्सबर्ग में है, नातालिया रोम में है, साहिद आगरा में है, मीनाक्षी पोर्ट ब्लेयर में है, मिचिको टोक्यो में है और कात्या किम्बरले में। तो इस प्रकार से ये बच्चे बनाए गए हैं। जैसे आगरा में तुमको मालूम है क्या फेमस है? ताजमहल। ऐसे पोर्ट ब्लेयर में सिल्वर जेल है या इत्यादि स्थान प्रसिद्ध है। हर जगह कुछ न कुछ स्थान प्रसिद्ध हैं। तो ये बच्चों किस दिशा में हैं? जैसे मीनाक्षी के किस दिशा में है साहिद? यहाँ से आपको उत्तर और पश्चिम ऐसा दिख रहा है, उत्तर और पश्चिम। ये सीधा उत्तर ये है, ठीक है। यहाँ से ये मिचिको कैसा है? उत्तर और थोड़ा पूर्व लेकर के। यहाँ से ये कैसे है? कात्या देखिए, दक्षिण और पूर्व है, सीधा दक्षिण नहीं है, सीधा दक्षिण। तो इस प्रकार से यहाँ से ये सीधा पश्चिम है, यहाँ से ये, ठीक है। तो इस तरह से हम दिशाओं का ज्ञान तो हम प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस दिशा में है, लेकिन एक्चुअली वो स्थान कहाँ है, एकदम एक्यूरेट सही वो स्थान कहाँ है, ये बता पाना अक्षम है। माने ये हम क्लियर नहीं बता सकते कि वो किस स्थान पर वो चीज़ है। तो इसलिए ये तो दिशा का ज्ञान हो गया। तो दिशा के ज्ञान के अलावा हमने कुछ चित्र, ये देखिए, ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर, ऐसी रेखाएं बनाई गई। ये देखिए चित्र, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ऐसे गोल गोल अक्षांश रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखाएं 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो जो मुख्य अक्षांश रेखा होती है, जीरो अक्षांश उसको बोलते हैं, उसका नाम है विषुवत रेखा। और वह विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर तरफ विषुवत रेखा के कारण पृथ्वी के 2 गोलार्ध बनते हैं। और उस गोलार्ध के कारण, तो इस तरह से जो रेखाएं, पहले तो ये जान लीजिए कि इस तरह से जो गोलाकार रेखाएं जो हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, ऐसे पूर्व पश्चिम में। और जो खड़ी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ने वाली रेखाएं हैं, इनको हम देशांतर रेखा बोलते हैं, इनको रेखांश भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये बड़ी रेखाएं जो हैं पूर्व पश्चिम अक्षांश रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। जीरो अक्षांश को हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के कारण ही पृथ्वी पर जो है वो 2 गोलार्ध में बढ़ जाता है। यहाँ देखिए आप, ये दिखाया गया है, ये देखिए, जैसे यहाँ पे बनाया गया है, ये रेखा विषुवत रेखा है जो कि जीरो अक्षांश माना गया है। इसके कारण ऊपरी भाग में इधर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह से 90 अक्षांश ऊपर बनाए गए हैं और 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में है। आपको और अच्छे तरीके से समझना, ये देखिए, ये चित्र देखिए। तो इसमें क्या है? ऐसे ये देखिए, विषुवत रेखा बनाई गई है और इस विषुवत रेखा के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे रेखाएं देख रहे हैं ब्रदर। ये 90 अक्षांश ऊपर हैं और ऐसे 90 अक्षांश नीचे की तरफ है। तो 90 ऊपर 90 नीचे, कुल 180 और एक विषुवत रेखा 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसमें मुख्य रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। उसके कारण पृथ्वी के 2 गोलार्ध बनते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा चित्र ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये एक रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ रही है। इसको हम मूल देशांतर रेखा कहते हैं। यह रेखा
लंदन के ग्रीनविच उपनगर से जाती है और इसको जीरो देशांतर बोलते हैं। तो ऐसी रेखा को जीरो देशांतर बोलते हैं। अब इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं इस पे ऐसी खींची गई हैं, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली। ऐसे इस प्रकार से देखिए, जैसे संतरे का फांका दिखाया गया है, ये संतरा है। यहाँ पर सारी रेखाएं आके जुड़ जाती, नीचे भी और ऊपर भी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रेखाएं ऊपर जुड़ती, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ये अलग किया जा रहा है। तो बीच में ये देखो रेखा बन रही है, ठीक है, ये, और ये इधर भी ये रेखा बन रही है। तो इस प्रकार से दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं उन्हें रेखांश या देशांतर रेखाएं कहते हैं, और पूर्व पश्चिम आड़ी पड़ी हुई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के कारण हम किसी स्थान की जलवायु या स्थान तापमान बताते हैं, और रेखांशों के कारण हम किसी जगह का स्थानीय समय बताते हैं। तो 1 घंटे में सूर्य के सामने से कुल 15 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो इस तरह से 15 चौका 60, यानी एक रेखा के सूर्य के सामने से गुजरने पर 4 मिनट लगता है। तो उस तरह से हम उस स्थान पर क्या समय हुआ और स्थानीय समय की गणना हम देशांतर रेखाओं के द्वारा करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यही चीज़ इसमें बताया गया है कि हम इससे दिशा का ज्ञान तो होता है हमको, कौन सी बालक, कौन सा लड़का किस दिशा में है, लेकिन हमको एक्यूरेट वो कहाँ चीज़ है, वो प्लेस कहाँ है, वो पता पाना मुश्किल है। इसलिए पृथ्वी पर ये रेखाएं बनाई गई हैं कि उसका एक्यूरेट सही मूल्यांकन हम कर सकें कि वो स्थान कहाँ पे है। अभी देखिए, किसी स्थान का हम अक्षांश कोण कैसे बताते हैं। यह देखिए, कोई स्थान यहाँ पर है पृथ्वी पर, तो ये विषुवत रेखा के प्रतल पर उससे उस स्थान पर जो कोण बनता है, जैसे यहाँ देखिए ये विषुवत रेखा है, ठीक है, ये वृत्ताकार है, इसलिए वृत्ताकार बनाया गया है। इसके प्रतल से इस स्थान का क्या कोण बन रहा है, 30 अंश। तो ये इसका अक्षांश क्या हुआ, 30 अक्षांश। ये देखिए 30 अक्षांश इस स्थान का निर्धारण हुआ। उसी प्रकार से ये देखिए, यह स्थान है, यह स्थान विषुवत रेखा के प्रतल से कितने का अंश का कोण बन रहा है, यहाँ देखिए 60। तो ये 60 अक्षांश पर यह स्थान निर्धारित है, निश्चित स्थिर है। तो इस प्रकार से अक्षांशों का हम निर्धारण करते हैं और उस स्थान को हम बताते हैं कि कहाँ पर है, कितने अक्षांश पर है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत बातों का विचार किया जाता है। ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी का अक्ष ऐसे सीधा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को पृथ्वी का अक्ष बोलते हैं। पृथ्वी का अक्ष माने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देंगे तो ये पृथ्वी का अक्ष हो जाएगा। अब ये हुआ विश्व जीरो अक्षांश, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये एक वृत्ताकार रेखा है, इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब इसमें देखिए अक्षांश बनाए गए हैं, 10 अक्षांश, 20 अक्षांश, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 अक्षांश माने पॉइंट हो जाता है। 90 अक्षांश रेखा नहीं होती, वो एक तरह का पॉइंट हो गया जो कि उत्तरी गोलार्ध है। उसी तरह से नीचे भी हम आएंगे तो यहाँ पर भी हम अक्षांश रेखाएं से बनाएंगे, 90 अक्षांश रेखाएं, और यहाँ पर 90 अक्षांश आएगा। तो 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में, 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, और 90 180 और एक विषुवत रेखा 181 अक्षांश रेखाएं पूरे पृथ्वी मंडल पर खींची गई हैं, जो कि पूर्ण वृत्ताकार हैं। अब ध्यान देने की बात यह है, देखिए ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इसके नीचे दूसरा वृत्त है, 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, ऐसे देखिए। तो इन अक्षांश रेखाएं जो हैं सभी वृत्ताकार हैं। इनके बीच की दूरी हमेशा समांतर होती है, बीच की दूरी बराबर होगी। केवल अंतर क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र से जो इनकी त्रिज्या होगी
त्रिज्या कैसी होगी, वो छोटी बड़ी होगी, क्योंकि विषुवत रेखा जो है एकदम पूरे बड़े वृत्त सबसे बड़े भाग पर जाती है, उसका त्रिज्या बड़ा होगा। उसके बाद सबकी त्रिज्या थोड़ा थोड़ा छोटी होती जाएगी। या गोला है तो उसकी भी त्रिज्या बराबर होगी। तो इस प्रकार से सबके बीच की दूरी जो है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, समांतर होती है। जबकि इसके बीच की दूरी देखो, ये देशांतर रेखा है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं होती। यहाँ पर एक ही मिल रही है। अब यहाँ से जब ये नीचे जाएगी दक्षिणी गोलार्ध ध्रुव पर, तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध पर जाकर शून्य हो जाएगी। तो इनके बीच में समांतर नहीं होता है देशांतर रेखाओं में। ये फर्क है देशांतर और अक्षांश रेखाओं में। तो इस प्रकार से हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर काल्पनिक बनाते हैं, जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर स्थिर स्थानों के स्थान का निर्धारण करते हैं। तो ये हो गया। दूसरी बात, अक्षांश समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। इनके बीच की दूरी, जैसा मैंने बताया, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। जबकि रेखांश जो है वो समांतर नहीं होते हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा समान नहीं होती, ध्रुवों पर मिल जाती हैं और अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं। जबकि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्ताकार रेखाएं होती हैं। अभी आगे देखिए, ये चित्र आप देखिए, इसमें देखिए पृथ्वी का अक्ष यहाँ है 90 अंश और यहाँ दक्षिणी ध्रुव है। दोनों को मिलाते हैं तो अक्ष बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, ध्यान से आप देखिए इसको, तो आपके थोड़ा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक देशांतर रेखा है, ये मान लो ऐसे दोनों ध्रुवों को मिला रही है। तो इस पर जो स्थान आ रहे हैं उनका रेखांश वही होगा, सेम। इस पर दूसरे पर जो स्थान आ रहे हैं उनका रेखांश वही होगा। तीसरे पर जो स्थान आ रहे हैं, ऐसे देखते जाइए, तो जो स्थान जिस रेखा पर स्थित होते हैं, और इधर से हम ये अक्षांश रेखा देखते हैं। अक्षांश रेखा और इस पर भी जो स्थान आ रहे हैं, तो वो स्थान रेखांश और अक्षांश दोनों मिला करके, अब जैसे ये स्थान कोई है तो इसके ये अक्षांश है और ये देशांतर है। इसके और इसके बीच की दूरी ही इसका स्थान कहलाएगा। अब इसको पढ़ने के लिए हम पहले अक्षांश रेखा पढ़ते हैं। अक्षांश रेखा पढ़ने के लिए पहले हम ये पढ़ेंगे कि वो उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में। जैसे ये शून्य, जैसे मान लो ये विषुवत रेखा है, शून्य अंश तो हो गया अक्षांश माने विषुवत रेखा से, ये मान लो 10 है, 10 अक्षांश दक्षिण, ये हो गया इसका देशांतर। और अक्षांश और देशांतर क्या हो गया? ये देशांतर और ये दूसरा, इसके बीच में ये आएगा। तो ये पूर्वी, इधर से पढ़ते हैं पूर्वी और ये भी पूर्वी। यहाँ पर जो एक रेखा जाती है लंदन के ग्रीनविच उपनगर से, उसको हम जीरो देशांतर रेखा मानते हैं। और वो जीरो देशांतर रेखा से ही हम दो गोलार्ध बनता है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी इधर होगा, पश्चिमी इधर होगा। तो इस प्रकार से दो गोलार्धों में कुल 179 पूर्वी गोलार्ध में रेखांश होंगे और 179 पश्चिमी गोलार्ध में होंगे, और एक मूल देशांतर रेखा। तो ये इतनी मूल देशांतर रेखा, ये इतनी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो इस प्रकार से किसी भी स्थान का निर्धारण करने के लिए ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी हमको मदद करती हैं। तो इसके आधार पे हम सही स्थान बता पाएंगे कि किस देशांतर और किस अक्षांश के बीच में वो है। अभी देखिए, तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और ये चित्र देखिए, अभी यहाँ पर देखिए, ये जैसे विषुवत रेखा है, एक स्थान फ है, र है और यहाँ पर है ख। तो इसको ये विषुवत रेखा के प्रतल से और यहाँ पर जो भी अक्षांश है उसके प्रतल से इसका क्या कोणीय दूरी बन रही है, वो कोणीय दूरी हम देखते हैं। तो यहाँ की कोणीय दूरी, यहाँ की कोणीय दूरी, यहाँ की कोणीय दूरी अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी गोलाकार है। गोल होने के कारण
इस वृत्त की त्रिज्या बदल रही है, जिसके कारण वो कोणीय दूरी भी अलग अलग आती है। अब ये देखिए, जैसे है ये देशांतर रेखा, 0 अंश देशांतर रेखा। यहाँ पर जो है ये विषुवत रेखा है। म से अ का स्थान क्या है, तो एकदम लंब डालेंगे, लंब डालने पर ये 0 अक्षांश पे है, तो इसका मतलब इसका अंश जो है 0 अक्षांश है। तो इस प्रकार से हम किसी स्थान का निर्धारण करते हैं। ठीक है, आगे अभी हमने बताया आपको, जैसे ये चित्र है, ये सब चीज़ें वही हैं जो हमने बताया है। इसको आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। और यहाँ पर मेन बात क्या है, जैसे प्रति एक अंश की दूरी में कुल 360 देशांतर रेखाएं बनाई जा सकती हैं। एक अंश की दूरी में 360 देशांतर रेखाएं बनाई जाएंगी, तो वो 360 में 179 जीरो प्रमुख देशांतर रेखा है, 180 देशांतर रेखा है, और एक अंश पूर्व से 179 पूर्व देशांतर रेखाएं अर्थात पूर्वी गोलार्ध में, और 179 देशांतर रेखाएं होती हैं। एक अंश पश्चिम से 179 पश्चिम देशांतर रेखाएं, और पश्चिमी गोलार्ध में 179 देशांतर रेखाएं होती है। तभी मैंने बताया आपको 179 पूर्वी गोलार्ध में और 179 पश्चिमी गोलार्ध में रेखांश होते हैं। तो इस प्रकार से हम रेखाओं की जानकारी इसमें प्राप्त करते हैं। अभी देखिए समय के बारे में थोड़ा सा, तो रेखा जाल के कारण हम किसी भी स्थान का निर्धारण करते हैं कि वो स्थान कहाँ है भूपटल पर। अच्छा, उससे कोणीय दूरी भी देखते हैं और उसके आधार पे हम अंशांकन मूल्यांकन उसका करते हैं। अब देखो, भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसको बोलते हैं GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और दूसरी प्रणाली है वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली, GPS सिस्टम इसको बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और इंटरनेट, गूगल मैप, विकिपीडिया, इसरो के भुवन जैसे संगणकीय मानचित्र प्रणाली में भी अक्षांश, रेखांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। हमारी दैनिक उपयोगी वस्तुएं, मोबाइल, मोटर कारों से भी इन तकनीकी उपयोग, जैसे मोटर कार तुमने देखा होगा कई बार GPS प्रणाली होती है, वो मोबाइल में स्थान का लोकेशन सेट कर देते हैं, वो मोबाइल हमको बताता है हम उस रोड से ऐसे ऐसे इतने किलोमीटर पे मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, सब वो बताता रहता है। तो वो हमारे इंटरनेट से, हमारे इंसेट से वो क्रियाएं होती हैं, कौन सा स्थान किस कोणीय दूरी पर है और कितना कदम दूर है, कितना मीटर दूर है, उससे हमको उस स्थान का लोकेशन पता चलता है, और जिसके कारण हम कोई भी स्थान खोजने में हमको बड़ी मदद मिलती है। ठीक है, तो ये जो है प्रादेशिक स्थान निर्धारण भारतीय प्रणाली, वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली तकनीकी में भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता सिद्ध की है। इसके लिए भारत स्वयं के 7 उपग्रहों की व्यवस्था को उपयोग में लाने वाला है। 7 उपग्रहों की व्यवस्था से GPS प्रणाली अपडेट की गई है। इस प्रणाली के कारण दक्षिण एशिया के प्रदेशों और अधिकांश हिंद महासागर का स्थान निर्धारण अचूकता से करना संभव होगा। ये सब स्थानों का निर्धारण कर पा रहे हैं इसके कारण। ठीक है, भूगोलक पर प्रति 10 अंश दूरी के आधार पर कितनी अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई जा सकती हैं, ये बताना आपको, जैसे हमने बताया। अभी देखेंगे हम इसका प्रश्नोत्तर। देख लो, पृथ्वी पर पूर्व पश्चिम दिशा में बनाई गई काल्पनिक आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। जो पूर्व पश्चिम बनाई गई ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं, और ये रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है। अच्छा, देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? अर्धवृत्ताकार होती हैं, जबकि ये अक्षांश रेखाएं ये पूर्ण वृत्ताकार होती हैं, लेकिन ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। अभी हमने संतरा का वो दिखाया आपको। उसी तरह से अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं को मिलाकर भूगोलक पर क्या तैयार होता है? अक्षांश रेखाओं दोनों को मिलाकर रेखा जाल तैयार होता है।
उत्तरी गोलार्ध में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? उत्तरी गोलार्ध में कुल 90 हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 हैं। एक विषुवत रेखा 181। किन रेखाओं का कारण पूर्वी गोलार्ध के पश्चिमी गोलार्ध तैयार होते हैं? किन रेखाओं से पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध तैयार होते हैं? तो शून्य प्रमुख देशांतर रेखा से पूर्वी पश्चिमी और 180 देशांतर रेखा से। ठीक है, इस प्रकार से। निम्न में से भूगोलक बिंदु स्वरूप कौन सा है विषुवत रेखा? भूगोलक ये दिखा दो। भूगोलक पर 45 अंश उत्तर अक्षांश कितने स्थानों का मूल हो सकता है? जैसे 45 अंश उत्तर है। अभी देखो यहाँ पर देखिए, ये आपको मैंने ये चित्र दिखाया था, ये देखिए, ये अभी यहाँ पर तो पहले आप अंश देख लो, योग्यांश। अभी यहाँ से हम चलेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 45 और 50 और 40 के बीच में 45 आएगा। ये अक्षांश पर ऐसे कौन कौन से स्थान आएंगे? अब यहाँ पर आप ये देखो, जैसे यहाँ पर आ गया 45, 30 के ऊपर यहाँ है, तो इस पर कौन कौन से स्थान आ रहे हैं? देखो ऐसे और इस प्रकार से इस रेखा पर कौन कौन से स्थान, यहाँ से यहाँ तक पूरे स्थान आएंगे। जो भी देश होंगे, जो भी प्रदेश होंगे, सब आएंगे। और यहाँ भी ऐसे तो उन प्रदेशों का नाम आपको बताना है। तो कितने स्थान आएंगे ये पूछ रहा है? अक्षांश कितने स्थानों का मूल्य हो सकता है? कई माने बहुत सारे स्थान आएंगे। अब ये देखिए, प्रमुख देशांतर एक गलत है सही है, उसको आपको गलत सही बताना है और सही करके लिखना है। प्रमुख देशांतर रेखा अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है। प्रमुख देशांतर रेखा अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है। गलत, अक्षांश रेखाएं ये होती हैं और देशांतर रेखाएं ये होती हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे बनाया है ये ग्लोब, जबकि ये ग्लोब होना कैसे चाहिए? ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अक्षांश रेखाएं ये हैं और रेखांश देशांतर रेखाएं ये हैं। तो ये समांतर कहाँ है? समांतर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समांतर होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। ऐसा लिखिए। सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समीप एकत्र आती हैं? नहीं, सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समीप एकत्र आती हैं? नहीं। विषुवत रेखा पर कहाँ एकत्र आती है? देखिए अभी ये अक्षांश रेखाएं हैं। सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समीप एकत्र आती हैं? नहीं, सभी अक्षांश रेखाएं अलग अलग हैं, अलग अलग वृत्त हैं। तो यहाँ लेकिन सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के एकत्र नहीं आती, समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। सही, दोनों काल्पनिक हैं। पृथ्वी पर कई रेखाएं बनाई नहीं गई हैं, ये केवल मानचित्र पर बनाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं। सही। 8 अंश 4 मिनट 65 सेकेंड उत्तर देशांतर रेखा, तो ये रेखा है। ठीक है, सही है। देशांतर रेखाएं एक दूसरे की समांतर होती हैं। देशांतर रेखाएं एक दूसरे की समांतर होती हैं? नहीं, गलत। देशांतर रेखाएं कभी भी समांतर नहीं होती या वृत्ताकार होती हैं और ये जा करके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिल जाती हैं, इसलिए समांतर नहीं होती। अब इधर देखिए, उत्तरी ध्रुव के अक्षांश और रेखांश कैसे बताएंगे? उत्तरी ध्रुव के अक्षांश और रेखांश कैसे बताएंगे? उत्तरी ध्रुव जैसे है, एक पॉइंट है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये एक पॉइंट है उत्तरी ध्रुव। तो इसके अक्षांश क्या है? 0, 90। अक्षांश कितना है? 90। रेखांश क्या है? 0, ऐसा बता सकते हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की अंशात्मक दूरी कितनी होगी? अब देखिए, ये विषुवत रेखा है, ऊपर ये कर्क रेखा है, नीचे ये मकर रेखा है। तो ये 23.5 अक्षांश उत्तर है विषुवत रेखा के, और ये 23.5 अक्षांश दक्षिण है विषुवत रेखा के। तो 23.5 यहाँ से यहाँ तक हो गया और 23.5 यहाँ से यहाँ तक हो गया। 23 दूना 46 और 47 60। ठीक है, यहाँ कितना लिखेंगे? 47 अक्षांश। जिस देश में
विषुवत रेखा, जिस देश में से विषुवत रेखा गुजरती है उन देशों के नाम भूगोलों के आधार पर। अब विषुवत रेखा जिस देश से, ये विषुवत रेखा है जिस देश से गुजरती है उसका तुमको नाम लिखना है। कहीं भी नक्शा खोलोगे तो ये देखिए, और देखिए यहाँ पर मान लीजिए 0 अक्षांश यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है ये 0 अक्षांश। तो 0 अक्षांश रेखा ये है, इस पर ये सामने और इसके पीछे भी जो देश आएंगे सारे देशों का नाम तुमको लिखना है देख करके। जिस देश में से विषुवत रेखा गुजरती है उन देशों के भूगोलों का आधार पर नाम लिखो। रेखा जाल के उपयोग लिखो। रेखा जाल का क्या उपयोग है? एक तो स्थान निर्धारण होता है, कौन सा स्थान कहाँ है एक्यूरेट बताने में मदद मिलती है रेखा जाल के कारण। दूसरा, अक्षांश रेखाओं के कारण जलवायु निर्धारण होता है, कौन सा उष्ण कटिबंध में आता है, समशीतोष्ण आता है कि शीत कटिबंध में आता है, ये हम बता सकते हैं जलवायु का। स्थानीय समय की गणना हम देशांतर रेखाओं से करते हैं, तो इस प्रकार से हम स्थानीय समय भी बता सकते हैं। तो इनका उपयोग इसलिए। अब यहाँ देखिए विशेषताएं, आकार, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। आकार इनका कैसा है? वृत्ताकार है, इनका अर्धवृत्ताकार है। माप दूरी, प्रत्येक अक्षांश रेखा का माप भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक अक्षांश रेखा का माप भिन्न भिन्न होता है। जैसे ये देखो, ये अक्षांश रेखा ये सबसे बड़ी होगी, इसके बाद ये छोटी, ये छोटी, ये छोटी, ऐसे छोटी होती जाएगी, धीरे धीरे इसका कम होता जाएगा। ऐसे दक्षिण तरफ भी जाएंगे तो इसका आकार छोटा होता जाएगा। प्रत्येक अक्षांश रेखा का माप भिन्न भिन्न होता है और इसका समान होता है, इसका सबका बराबर होता है। सभी ध्रुवों से मिली होती हैं, सब पूरी पृथ्वी पर माने बराबर होती हैं, लेकिन अर्धवृत्ताकार होती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है, त्रिज्या भिन्न भिन्न हो सकती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो सदैव समान होती है, अर्थात समांतर होती है। विषुवत रेखा के दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिक, ध्रुवों को कम। वही बात मैंने बताया, जो देशांतर रेखाओं के बीच में देखो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ध्रुवों के पास जाते जाते वो रेखाएं नज़दीक आ जाती हैं और शून्य हो जाती हैं, मिल जाती हैं की में। तो इस प्रकार से इनका हो जाता है। तो ये है पाठ, ये आपको चित्र बनाना है, दोनों चित्र बना लीजिएगा।